हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की आज की सीरीज़ में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो है भारत के अपॉइंटमेंट या भारत के प्रमुख व्यक्तित्व जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर अभी काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले हमने लिखा है वर्ल्ड बैंक। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की हमें एक पूरी क्लास करनी है, लेकिन भारत के जो लोग इन बड़ी बड़ी प्रमुख संस्थाओं के अंदर इस वक्त वर्किंग में है उनकी हम बात करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक में वैसे अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो अमेरिका के हैं डेविड मालपास। और याद रखना, पिछली क्लासों में भी हमने करंट अफेयर्स की जो की बहुत पहले, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिका का व्यक्ति ही होगा। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में हमेशा जो अध्यक्ष है वो जापान का व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर अमेरिका का होगा। लेकिन ये यहाँ पर चेयरमैन है डेविड मालपास, लेकिन प्रमुख जो यहाँ पर प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वर्ल्ड बैंक में वो हैं भारत के अंशुल कांत। इनको आप याद रखना, अंशुल कांत को हम बोलेंगे CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी प्रमुख अर्थशास्त्री आप इनको यहाँ पर बोल सकते हैं। WHO, जब से कोरोना चला हुआ है WHO की ही हम हेडिंग सुनते आए हैं। तो WHO के जो चेयरमैन हैं वो भी हमें पता हो, टेड्रोस अहनाम। लेकिन WHO के अंदर जो अभी काम कर रहे हैं इनके साथ जो उप महानिदेशक हैं, यानी टेड्रोस अहनाम के बाद भारत के ही सौम्या स्वामीनाथन, ये यहां पर आप बोल सकते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ WHO, उप महानिदेशक हैं टेड्रोस अहनाम के बाद सौम्या स्वामीनाथन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी डिटेल हम नहीं कर रहे, हम केवल भारतीयों को यहाँ पर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो चेयरमैन हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया से हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं IMF के अंदर वो हैं भारत की गीता गोपीनाथ। तो तीन बड़ी संस्थाएं विश्व की, और उसमें सेकंड जो आप कहेंगे कि दूसरे जो प्रमुख हैं वो भारतीय हैं, नंबर 2 की रैंकिंग में भारतीय आते हैं। फिर है यूएनओ के अंदर, यानी जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी संस्था है UNO, उसमें हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कौन काम कर रहा है, तो वो भी आपको याद हो, TS तिरुमूर्ति। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। TS तिरुमूर्ति UNO के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि, यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हर एक देश भेज सकता है जो वोट कर सकता है वहाँ पर भारत के लिए। मेंबर 5 हो सकते हैं UNO में एक देश की तरफ से, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो एक ही वोट माना जाएगा। और एक हमारा स्थायी प्रतिनिधि UNO के अंदर रहता है, और वो फिलहाल हैं हमारे TS तिरुमूर्ति, जिन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की तरफ से जो व्यक्ति विशेष हैं। उसके बाद देखें जो भारत की प्रमुख संस्थाएं हैं वहाँ पर कौन क्या है। जैसे हमारा सबसे बड़ा बैंक, शाखाओं के अगर हम दृष्टि से देखें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके चेयरमैन हैं अभी रजनीश कुमार। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, 1 जुलाई, बहुत बार आ जाता है। फिर हमारा सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन हैं, गवर्नर हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई वो 1 अप्रैल 1935
अगर एक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स तो आरबीआई का एक्ट है 1934, यानी इस अधिनियम के तहत आरबीआई को स्थापित किया गया। आरबीआई के बाद फिर हमारी जो सबसे बड़ी निवेशक है, निवेशक मतलब जैसे हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है, इसके जो चेयरमैन है M.R. कुमार, इनके फुल फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आता है M.R. कुमार। और जो LIC की स्थापना है 1 सितंबर 1956। आप देखें सभी है ना पहली तारीख को हैं, जैसे 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 सितंबर है, LIC की जो हमने यहाँ पर बात की। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नाबार्ड, नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ये आप फ्रेंड्स याद रखना। और यहाँ पर नाबार्ड के अंदर जो व्यक्ति हैं, यानी जो यहाँ पर नाबार्ड के चेयरमैन हैं, वो हैं G.R. चिंताला। G.R. चिंताला नाबार्ड के यहाँ पर चेयरमैन है। तो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अगर बैंक शब्द आता है ना तो हम SBI लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? फिर SBI भी ऑप्शन में हो, RBI भी हो, नाबार्ड भी हो। नाबार्ड हमने कई बार सुन नहीं रखा होता, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखना। अब नाबार्ड बैंक है और कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड, जो भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी इसको फाइनेंस कौन करता है? भारत सरकार। अब देखें सेबी, कई बार सेबी और SBI को एक ही मान लिया जाता है जब हम चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, केंद्रीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसको बोलते हैं। यानी इसको आप सीधा एक नाम दे सकते हैं, ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। जो हम शेयर मार्केट शब्द सुनते हैं, जो वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, जो लेन देन होता है, उस सब को अपनी निगरानी में कौन चलाता है? सेबी। रूल्स और रेगुलेशंस भी यहाँ पर कौन तय करता है? सेबी। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में RBI सारे रूल रेगुलेशन चलाता है, कंट्रोल करता है, मौद्रिक नीतियां बनाता है, बैंक रेट को कम ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर सेबी है जो शेयर मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। फिर उसके बाद देखें फ्रेंड्स, हमारी संवैधानिक संस्थाओं में जो प्रमुख हैं, जैसे हमारे हैं कैग। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो बोला जाता है सेफ्टी ऑफ पब्लिक पर्स, सार्वजनिक धन का रक्षक, कैग को बोलते हैं। सार्वजनिक धन का रक्षक यानी सेफ्टी ऑफ पब्लिक पर्स। तो कैग के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा शेड्यूल कास्ट कमीशन है, यानी अनुसूचित जाति आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन हैं राम शंकर कठेरिया। ये एक स्थान पर अगर हम सारे प्रमुखों को लिख लेंगे तो हमें बहुत आसानी रहेगी।
पढ़ने में, क्योंकि सारे के सारे जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो हमें एक जगह पे आसानी से मिल जाएंगे। फिर है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, यानी अनुसूचित जनजाति। जनजाति फ्रेंड्स जिसको जैसे हम आदिवासी बोलते हैं, जो ट्राइबल हैं, जो भाषा भी जिनकी अभी पूरी तरह से हमारी समझ में नहीं आई है, वो एक अलग ही आप कह सकते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार पे बहुत पुरानी जनजातियां अभी भी जीवित हैं जिनको सेंटिनल बोलते हैं हम। तो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन भी है, तो उसके अध्यक्ष कौन है अभी? नंद कुमार साई। क्योंकि बहुत बार अनुसूचित जाति और जनजाति में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, जो बिल्कुल नई नई तैयारी करना शुरू करते हैं उनको लगता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कोई अंतर नहीं है। बहुत अंतर है। वो ट्राइबल एरियाज हैं जो बिल्कुल समाज की मुख्य धारा के अंदर अभी तक नहीं आए हैं, वो अपने उसी हजारों साल पुराने तरीकों से जी रहे हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के हैं नंद कुमार साइन, शेड्यूल कास्ट के हैं रामशंकर कठेरिया, और यहाँ पर अगर हम बात करें NCBC जिसको संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसके पहले ही चेयरमैन कौन बने? भगवान लाल साहनी। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद देखें भारत का जो मानवाधिकार दिवस है, या सॉरी मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार दिवस हम 10 दिसंबर को मनाते हैं, दिसंबर चला हुआ है। तो मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जो भी भारत में बनते हैं वो हमेशा ही रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यानी जो जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हैं शरद अरविंद बोबडे, तो जब ये रिटायर हो जाएंगे तो भारत सरकार के अधीन ये कोई पद नहीं धारण करेंगे सिवाय जब ये मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएं तो। यानी उनके अलावा इनके लिए कोई भी पद धारण करना संविधान के खिलाफ है। तो मानव अधिकार आयोग में HL दत्तू, यानी आप समझ गए होंगे कि HL दत्तू फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फिर है हमारा अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं हसन रिजवी, सैयद हसन रिजवी। एक बात और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट, भारत में जो माइनॉरिटी का दर्जा है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत में अल्पसंख्यक, अगर हम यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को छोड़ दें, यानी हिंदू को छोड़कर भारत में सभी क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। यानी ये एक आप कहेंगे स्टैंडर्ड है माइनॉरिटी को विभाजित करने का कि माइनॉरिटी किसको मानेंगे। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो सरकार का नियम क्या है कि जो भी हिंदू नहीं है दैट इज माइनॉरिटी, चाहे वो कितनी भी जनसंख्या में हो। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है कि माइनॉरिटी किसको कहाँ माना जाए, इसकी परिभाषा दीजिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है, मेघालय में है, मिजोरम के अंदर हैं, बहुत जगहों पर जो है हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी पूरे देश में माइनॉरिटी में उनको कहीं गिना नहीं जाता। तो हिंदू को छोड़ के अल्पसंख्यक। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक बनने के क्या आधार हैं, क्या योग्यताएं हैं, जनसंख्या है या धर्म है, तो जनसंख्या तो नहीं रहेगा, इसमें धर्म आएगा, जो कि चेंज हो सकता है आगे। लेकिन अभी अल्पसंख्यक का दर्जा भारत में किस आधार पर है? धर्म के आधार पर है। और धर्म भी सिर्फ एक हमारा माइनॉरिटी में माना गया, जबकि 2011 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या 79.80%, पूरे इतिहास में 80% से कम हिंदू पहली बार हुए हैं। तो अल्पसंख्यक आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन। फिर है हमारा चुनाव आयोग एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो हैं सुनील अरोड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हमने बात की थी, शरद अरविंद बोबडे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ अपॉइंटमेंट्स जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट थी। तो आगे भी हम करंट अफेयर्स ही करेंगे, तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।